देखिएगा तो ये बीपीएससी का जो है बिहार दरोगा एसआई का 2008 से 22 तक प्रीवियस ईयर का इसमें दिया गया है। जो भी लोग साथी जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को यदि आप एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेट करके देखते हैं या एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को जरूरी होता है। इसके लिए सभी लोग जो है बीपीएससी के द्वारा जो पूछा हुआ प्रश्न है बिहार दरोगा एसआई का, उस चीजों को सभी लोग देख लीजिएगा। एक बार बुक है किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत जो है लगभग 125-30 रुपए के आसपास में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप सभी जरूर देखिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। और एंशिएंट हिस्ट्री में बताना है कि लेखन प्रणाली के आधार पर जो है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। एकदम क्रम में समझना भी है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। बात करते प्राग ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो जिस पढ़ा जाता था ना लिखा जाता। हाँ, कहने का मतलब जिस काल के बारे में जो है हमें न लिखित कोई जानकारी नहीं है, यानी लिखित विवरण नहीं है, उस काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का, तो आद्य ऐतिहासिक काल तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिखा गया था पर पढ़ा नहीं गया था। और ऐसे काल में एक एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का है लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि की बात करते हैं भाव चित्रात्मक हो जाएगा, यानी चित्राक्षर लिपि भी देता है। कहीं कहीं क्या होता है भाव चित्रात्मक या फिर चित्राक्षर लिपि। ये सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था, इसलिए क्योंकि ना पढ़ा जा रहा था, कहने का लिखा तो गया था, एक तरह चित्र की तरह है तो उसको पढ़ नहीं सकते ना लोग, ये हो गया। अगर आप सभी से पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण की बात करते हैं, किस काल को प्राग ऐतिहासिक काल, तो पाषाण काल की बात करते हैं। तो पाषाण काल के बारे में लिखित कोई भी विवरण नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या है, ऐसा काल जिसको लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, तो ऐसे काल को जो है ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। जैसे कि महाजनपद काल, हम सभी जानते हैं महाजनपद के बारे में कि टोटल जो है पूरे भारत क्षेत्र को कितने महाजनपदों में बांट दिया गया था, 16 महाजनपदों में। और इसकी जानकारी जो हमें बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भागवती सूत्र से मिलता है। बिल्कुल सही है, जैन धर्म के भागवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को कब नियुक्त किया गया था, 1861 में किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको ये भी बताना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है सरकार के एक विभाग के रूप में जो है कब गठन किया गया था। पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है सरकार के एक विभाग के रूप में कब गठित किया गया था, तो 1871 में किया गया था। एकदम एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आगे की बात करते हैं, 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में जो है केंद्रीकृत किया गया। और साथ साथ ही जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है नया निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सर जॉन मार्शल को जो है नियुक्त किया गया था। किसके पद पे, निर्देशक के पद पे। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे माना जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। देखिए एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपोर्टेंट है। तो जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है यानी भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है प्रथम भारतीय महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय महानिदेशक जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया था। कि नहीं, बिल्कुल सही है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, देखिए जो भी साथी हैं हमारे पटना के आसपास में, अभी फिलहाल पटना के मुसल्लमपुर हाट में है और हमारे ये कुछ साथी थे, और जिस कारण से जो है यहाँ से भी हम सोचे कि आप लोग का वीडियो ग्रुप डिस्कशन का जो कि ड्रॉप हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सभी के लिए दे दिया जाए यहाँ से। और आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा था सर डिस्कशन का वीडियो पर डे दिया जाए, तो हमारी कोशिश रहेगी 1 से 2 वीडियो जो है पर डे आप सभी के लिए जो है 1 घंटा का आज कंटिन्यू करेंगे। अभी 1 घंटा का कंटिन्यू कंप्लीट वीडियो अभी मिलेगी आप सभी को। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। हिस्टोरिका के लेखक जो है हेरोडोटस ने जो है अपनी किस पुस्तक में जो है, हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस यानी कहने का मतलब जो है अपनी पुस्तक में जो है किस युद्ध का वर्णन किया था, पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। किसका किया था, पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया है। किस पुस्तक में मिलता है, हिस्टोरिका मिलता है। हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस हो जाएंगे। और इतिहास के पिता के रूप में किसे जानते हैं, हेरोडोटस को ही जानते हैं इतिहास के पिता। जी चलिए आगे अब बात करते हैं हम पाषाण काल का।
ठीक है। और पाषाण काल के बारे में भी जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और पाषाण काल के अंतर्गत जो भी जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट, उन सभी प्रश्नों को जो है बारीकी से देखेंगे हम सभी। तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है कब जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम 1863 में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाषाण काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को जो है कुल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आता है पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद नव पाषाण काल। एकदम क्रम में ध्यान रखना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब बात करते हैं हम पाषाण काल के तीनों चरणों का अवशेष। कहने का मतलब तीनों चरणों का अवशेष का मतलब हो गया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी तीनों चरणों का अवशेष जो है कहां से प्राप्त होता है ये बताना है। तो इलाहाबाद के पास से जो है बेलन घाटी है, वहां से तीनों चरणों का अवशेष एक जगह से प्राप्त होता है। आगे की बात करते हैं, बेलन घाटी जो कहां पड़ता है? इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है किसके निर्देशन में अनुसंधान किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन घाटी का जो है अनुसंधान जो किया गया था वो किसके निर्देशन में किया गया था? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में जो है बेलन घाटी का जो है अनुसंधान किया गया था। आगे की हम बात करते हैं, भारत में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था? यानी पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है, हाँ देखिए बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जो है भारत में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा जो है किया गया था, 1863 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, वैज्ञानिक वैज्ञानिक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगर पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये क्या थे? ये एक वैज्ञानिक भी थे, और वैज्ञानिक में कौन था? ब्रिटेन के थे। भूवैज्ञानिक के साथ साथ जो है पुरातत्वविद भी थे, यानी भूवैज्ञानिक के साथ उसमें ऑप्शन में दिया गया था, पहला ऑप्शन में भूवैज्ञानिक, अगर दूसरा ऑप्शन में दिया गया था पुरातत्वविद। ऑप्शन इसका जो है एक से अधिक वाला जो है आंसर लगेगा। ठीक है, ये ध्यान दोनों थे, इसलिए बता दे रहा है ना कि ब्रिटिश भूवैज्ञानिक के साथ साथ क्या थे? पुरातत्वविद भी थे। आगे हम बात करते हैं, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नहीं, रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही जो है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, यानी कि पाषाण काल से रिलेटेड जो बातें था इतना था। पाषाण काल में को भी 3 चरणों में बांटा गया है, जिससे पूरा पाषाण काल के बारे में पहले देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है स्टार्ट होता है आरंभ से लेकर जो है 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल बोलते हैं। और पूरा पाषाण काल में जो है मानव को ज्ञान नहीं था, तो कृषि और पशुपालन का ज्ञान जो है मानव को नहीं था। ये पूछा जाता है कि पूरा पाषाण कालीन मानव को जो है कृषि या पशुपालन का ज्ञान था या नहीं, तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण काल में जो है मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो क्या था? शिकार करना था। ठीक है, शिकार। ठीक है, और आखेटक की बात करते हैं तो बताता हूं मैं कि पूरा पाषाण काल को जो है अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, तो पूरा पाषाण काल में जो है मानव का जीवन जो था वो पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था। ये भी पूछा जाता है कि मानव का जीवन जो है किस काल में पूर्णतः प्राकृतिक था, यानी कोई परिवर्तन नहीं था, तो वो पूरा पाषाण काल के जीवन जो था पूर्णतः प्राकृतिक था। आगे की बात करते हैं, तो भारत में पूरा पाषाण काल के जो है मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन मनुष्य का जो है अब शारीरिक अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कहीं से नहीं प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है तो आप मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं से जरूर मिला होगा, तभी पूछा जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। पूरा पाषाण कालीन मानव का साक्ष्य जो है शारीरिक साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित गुफा के साक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन मानव निर्मित गुफा का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, और वो जगह है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की गुफा जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका का गुफा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, हाँ, और भीमबेटका की गुफा को जो है यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? 2003 में किया गया। एकदम बिल्कुल जो है
एकदम क्रम में क्वेश्चन सारा लाइन बाय लाइन जो है दिया भी गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया है? 2003 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्य रूप से जो है किस जाति के थे? निग्रिटो। ठीक है, तो पूरा पाषाण कालीन के मनुष्य जो थे मुख्य रूप से जो है निग्रिटो जाति के थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल के स्थल जो है कहाँ से पाए गए? पूरा पाषाण काल के, हाँ ये नहीं वर्तमान सोहन घाटी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के स्थल कहाँ से पाए गए हैं? सोहन घाटी से पाए गए, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। बेलन घाटी का निर्देशन किसके नेतृत्व में किया गया था? जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। देखिए अभी क्या है कि एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो लोग कॉन्शियस होकर इस चीज को देखेंगे तो दोबारा जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कहीं से भी किसी भी साक्ष्य से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि इसमें जितना भी इस नोट्स में दिया गया वो सफिशियंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप सभी को यदि ऐसा लगे YouTube पे जो भी साथी हैं कि लगे नहीं कि मिसलेनियस ही बेहतर होता है तो कोई बात नहीं, मिसलेनियस को ही करेंगे, लेकिन एक वीडियो जो है टॉपिक वाइज जरूर चलेगी आप सभी के लिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी से जो है एक पूछा जाता है कि पंजाब की सोहन घाटी जो है, जो कि वर्तमान में अब पाकिस्तान प्रांत में पड़ जाता है, पाकिस्तान में। ऐसे ये कहाँ पड़ता था? तो वर्तमान ये जो है पंजाब में पड़ता था, पंजाब की सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ने लगा है। तो से जो है चेपर चापिंग पेबुल संस्कृति का जो है उपकरण प्राप्त हुआ है। ये पूछा जाता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। आगे बताना है, हाँ सोहन नदी घाटी पंजाब। ठीक है, आगे बताना पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो पूरा पाषाण काल में जो है, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता में अगर बोले तो चमकदार पत्थर की बात करते हैं, ये विशेषता था। और इसके साथ साथ होमो सेपियंस मानव का उदय का काल माना जाता है, यानी मानव होमो सेपियंस यानी बुद्धिजीवी जो है मनुष्य की बात करते हैं, वो उसका उदय का काल कब माना जाता है? किस काल को? पूरा पाषाण काल को माना जाता है। आगे बात करते हैं, पूरा पाषाण काल जो है मानव की अग्नि, पूरा पाषाण काल के मानव को जो है अग्नि का ज्ञान था, परंतु इसका जो है उपयोग कब प्रारंभ हुआ था? नव पाषाण काल में। ये पूछा जाता है अग्नि का जो है आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका उपयोग की बात करेंगे तो कब हो जाएगा? नव पाषाण काल में हो जाएगा। आगे बात करना है, हाथी का सबसे पुराना अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये था हाथी का, बिल्कुल सही, हथनौर हो जाएगा। हथनौरा से प्राप्त हुआ है, जो हथनौरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी हाथी का जो है सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा, जो कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल का। ठीक है, किस काल का? मध्य पाषाण काल का बात करते हैं। और मध्य पाषाण काल का जो है समय माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के काल को जो है मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। अब मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सभी पॉइंट को एक बार देखते हैं एक नजर। भारत में जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब? ने दिया। ठीक है, पहले सुन लीजिए अच्छा से। AC क्लाइकल हो जाएगा अगर बोले तो आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल। ठीक है, आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल ने जो है विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र की खोज की थी। यानी कहने का मतलब भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम 1867 में, ठीक है, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल ने जो है विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र की यानी रॉक पेंटिंग का जो है खोज किया था, उस समय दिया गया था। आगे की बात करते हैं, मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम अवशेष किस काल से प्राप्त? तो बिल्कुल सही है, मानव अस्थि पंजर का अवशेष जो है किस काल से? मध्य पाषाण काल से। अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे पूरा पाषाण काल से जो है किसी भी मानव अस्थि पंजर के बारे में कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और ये कहां से मिला है? मध्य पाषाण काल से मिला है। चलिए आगे बात करते हैं, मध्य पाषाण काल के छोटे औजार क्या कहलाते थे? छोटे औजार जो है माइक्रोलिथ क्या कहलाते थे? मध्य पाषाण काल के जो है छोटे औजार जो थे वो क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ कहलाते थे। ठीक है, हाँ, माइक्रो मतलब ही छोटा होता है और लिथ मतलब पत्थर होता है। यानी कहने का मतलब मध्य पाषाण यानी पाषाण मतलब ही पत्थर का काल होता है, तो सीधा सीधा जो है क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथिक हो जाएगा, यानी माइक्रोलिथिक काल। आगे लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है। क्या है? लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है जो किस राज्य में पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लंगनाज जी, लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है जो किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। आगे की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल के जो है हड्डी से निर्मित आभूषण जो है भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महदहा से हो जाएगा। यानी मध्य पाषाण काल में जो है हड्डी से निर्मित उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से प्राप्त हुआ है।
महदहा, महदहा से एक महदहा है, एक दमदमा है। दमदमा से एक साथ जो है तीन मानव कंकाल का जो है यानी जो है प्राप्त हुआ वो दमदमा से, यानी बोलते हैं दमदमा के निकल गया, यानी तीन कंकाल जो है कहां से, दमदमा से। और महदहा से हम क्या बताए अभी जस्ट आपको, महदहा से आपको हम क्या बताए कि जो है मानव का जो है हड्डी से निर्मित जो है आभूषण प्राप्त हुआ है, कहां से, महदहा से। यानी मध्य पाषाण काल के हड्डी से निर्मित आभूषण कहां से, महदहा से। जो ये महदहा जो है ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, और पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर जय नारायण पांडे। ठीक है, पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जय नारायण पांडे हो जाएंगे। और पुरातत्व विमर्श पुस्तक की यदि हम बात करते हैं, इस पुस्तक में जो महदहा, दमदमा और सरायनहार ये तीनों ही स्थल से जो है हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त होने का वर्णन किया गया है इसमें। यानी ये पूछा जाता है कि जो है तीनों स्थल से, यानी किस किस तीनों स्थल से, तो महदहा, दमदमा और सरायनहार ये तीनों स्थल से जो है हड्डी से निर्मित उपकरण का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यह इसके बारे में किस पुस्तक में जानकारी मिलता है, अभी जस्ट बोले हैं पुरातत्व विमर्श। और पुरातत्व विमर्श के बारे में बताया किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ, आदमगढ़ हो जाएगा। सुन लीजिए, मध्य पाषाण काल में जो है पशु, ये सब कंफ्यूजन बस इतना मुश्किल लगता है, हम सीधा समझ रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग दौर में पढ़ रहे थे उसमें लगता था पता नहीं कैसे याद होगा। ठीक है, लेकिन बस एक ही तरीका है, बार बार सुनिए अपने आप याद होगा। तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ बोले तो होशंगाबाद पड़ता है, हाँ होशंगाबाद पड़ता है। आगे बात करते हैं, 4 मानव सब एक साथ कहाँ दफनाए गए हैं, अभी बताए थे 3 मानव सब एक साथ कहाँ से, तो दमदमा से। ठीक है, और 4 मानव सब जो है एक साथ कहां से, तो सरायनहार से। ठीक है, ये देखिए जनरली बुक में आपको जो है 3 मानव तक दिखता है, 4 मानव का जो है कंकाल के बारे में नहीं पता रहता है, इसलिए इस चीज को जान लीजिए, नया जरूर होगा। तो सरायनहार से जो है एक साथ जो है 4 मानव कंकाल के बारे में जो दफनाए जाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है सरायनहार से। आगे की बात करते, अब आते हैं नवपाषाण काल। अभी हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं नवपाषाण काल का, और नवपाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में विशेष करके चर्चा करेंगे हम। तो देखते हैं नवपाषाण काल, तो इस युग की प्राचीनतम बस्ती कौन है, यानी नवपाषाण कालीन जो है प्राचीनतम बस्ती कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। आगे बात करते हैं, नवपाषाण काल में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त होता है, कृषि हो या जी। तो नवपाषाण काल में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है, जो इसमें बोलते हैं गेहूं एवं जौ की बात करते हैं, तो गेहूं एवं जौ कहां से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ से, यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य की बात यदि करेंगे मेहरगढ़, यानी कहने का मतलब सबसे पहला बस्ती जहां रहेगा लोग वहीं ना खेती करेंगे। आपसे अभी जस्ट बताए थे कि जो है नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम बस्ती कौन सी थी, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ होगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात करते बिहार, जो कि पटना स्थित जो है नवपाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण पाए गए, बहुत पॉपुलर जगह है ये पटना में, कहां पड़ता है, चिरांद पड़ता है। ठीक है, यानी नवपाषाण कालीन स्थल जहां हड्डी के उपकरण पाए गए हैं बिहार के क्या किस जगह है, पटना, और पटना के चिरांद में पड़ता है। और चिरांद से जो है किस जानवर के जो उपकरण, तो ये हिरण के सींग का जो है, हिरण के सींग से निर्मित उपकरण पाए गए हैं, ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं, पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में माना जाता है, तो पहिए एवं कृषि का आविष्कार जो है किस काल में माना जाता है, नवपाषाण काल में माना जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, वह नवपाषाण कालीन स्थल जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कोलडीहा बिल्कुल सही है। तो जी कोलडीहा जो है ये बोलन नदी के तट पर इलाहाबाद में पड़ता है, वही बेलन नदी घाटी जो है इलाहाबाद। ठीक है, तो कोलडीहा वहीं पड़ता है, और इस जगह से किसका साक्ष्य मिला है, तो चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोलडीहा से। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है कौन सा है, तो लहुरा देव है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसे भारतीय उपमहाद्वीप का जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। ठीक है, ठीक चल रहा है, स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
चलिए आगे की बात करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को जो है कुल कितने भागों में बांटा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल हम पहले आपको बता चुके हैं किसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो जिसको जो है जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ठीक है। अच्छा, जिसमें आता है ताम्रपाषाण काल और लौह काल। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल और लौह काल। तो ताम्रपाषाण काल को अन्य किस नाम, देखिए विशेष इसमें चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपोर्टेंट है उस बात को समझना है। तो ताम्रपाषाण काल को जो है इंग्लिश में चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ, जो ताम्रपाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं तो कैल्कोलिथिक या चालकोलिथिक, यानी CH से स्टार्ट होता है तो कहीं कैल्को देता है, कहीं पे चालकोलिथिक युग के रूप में भी जानते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं चित्रित मृद भांडों का सर्वप्रथम उपयोग जो है किस काल में माना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल में माना जाता है। यानी किसमें? तो चित्रित मृद भांडों का सर्वप्रथम उपयोग जो है ताम्रपाषाण काल में। आगे बात करते हैं किस काल के कृषक और पशुचारक, किस काल को कृषक और पशुचारक संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है? ताम्रपाषाण काल को ही जाना जाता है कृषक और पशुचारक संस्कृति भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो भी दिख रहा है आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वैसे रेलवे वगैरह में जो कम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं किस क्षेत्र की संस्कृति को जो है आहार संस्कृति भी कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की क्षेत्र को जो है आहार संस्कृति कहा जाता है। यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो कौन सा जगह पड़ेगा? राजस्थान, और राजस्थान के क्षेत्र को जो है आहार संस्कृति के रूप में भी जानते हैं। आगे पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला धातु कौन सा था? तांबा ही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम पहला धातु प्रयुक्त धातु कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। और आगे बात करते हैं तांबा धातु के बारे में। तो आप सभी को पता होगा तांबे धातु से सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो कुल्हाड़ी का, तांबे का कुल्हाड़ी का किया गया। देखिए तो रिकॉर्ड हो रहा है, सेकंड ऊपर में चल रहा होगा, हो रहा है। आगे की बात करते हैं तो अभी बता रहे थे आपको तांबा के उपयोग के बारे में कि तांबा धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तांबा का किस उपकरण का किया गया था? तो कुल्हाड़ी का किया गया था। और कितना? तो 500 ईसा पूर्व में जो है तांबा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे की यदि हम बात करें तो ग्रामीण संस्कृति होने के बावजूद जो है जोरबे संस्कृति भी की वह बस्ती जिसमें जो है नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो कहने का मतलब जो ग्रामीण संस्कृति होने के बावजूद भी जो है जोरबे संस्कृति की वह बस्ती जिसमें जो है नगरीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गया था, वो दायमाबाद एवं इनाम गांव था। कौन था? दायमाबाद एवं इनाम गांव। और दायमाबाद जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल सही है जी। और दायमाबाद जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। दायमाबाद जो कि किस महाराष्ट्र में पड़ता है? जो कि परबरा नदी के किनारे पड़ता है और जो गोदावरी की सहायक नदी है परबरा नदी। ठीक है, ये सब आगे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे की बात करते हैं मानव द्वारा जो है तांबे के प्रयोग का प्रमाण के रूप में जो है तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त होते हैं? अभी जस्ट बताए थे कि मानव के द्वारा जो है प्रयुक्त पहला जो है तांबे की कुल्हाड़ी थी जो कि कहां से साक्ष्य इसका प्राप्त होता है? तो अतिरपक्कम, और अतिरपक्कम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं भारत में जो है मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भारत में जो है मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये जगह हो जाएगा हथनौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपसे सभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे पहला जो है हाथी का साक्ष्य कहां से मिला है? वो हथनौरा से ही प्राप्त हुआ है, जो कि कहां पड़ता था? मध्य प्रदेश में ही पड़ता था। मध्य प्रदेश में ही पड़ता था, हथनौरा मध्य प्रदेश में ही पड़ता था। और अभी जस्ट बताए थे कि जो है मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य जो प्रमाण कहाँ मिला है? हथनौरा जो है ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, हथनौर लिखा गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं भारत में जो मानव खोपड़ी का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? तो नर्मदा नदी घाटी से, यानी नर्मदा घाटी से जो है मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा प्रयुक्त अनाज जो था वो कौन सा था? जौ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हो गई थी? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, आप सभी से थोड़ा देर पहले बात किए थे कि कृषि का ज्ञान, जो कृषि और पशुपालन का ज्ञान किस काल में नहीं था? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में नहीं ज्ञान था, लेकिन नवपाषाण काल में आके जो है कृषि और पशुपालन का ज्ञान भी हो गया। जिसमें से हम बात करते हैं, कृषि की बात कर रहे थे, खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से। आगे बात करते हैं वह स्थल जहां पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर
हड़प्पा सभ्यता तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, वह स्थल कौन सा है ये बताना है। ये ठीक है जी, नहीं ठीक है। वह स्थल जहां पाषाणकालीन सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होता है, वह स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और मेहरगढ़ के बारे में आप सभी को बताया भी थे कि जो मतलब नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? मेहरगढ़ में ही है, मेहरगढ़ में ही है। और नवपाषाण काल में ये भी बताए थे कि जो है प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। और अभी आपको मेहरगढ़ के बारे में क्या बताया कि वह स्थल जहां से पाषाणकालीन सभ्यता से लेकर जो है हड़प्पा सभ्यता तक के जो है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, कहां से? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नबदा टोली का, जो कि नबदा टोली के जो है उत्खननकर्ता कौन थे? एच.डी. संकालिया हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, नबदा टोली के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? एच.डी. संकालिया हो जाएंगे, एच.डी. संकालिया हो जाएंगे। और बात करते हैं नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं भीमबेटका किसके लिए फेमस है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेमस है। नहीं तो भीमबेटका की बात करते हैं चित्रित गुफा शैल, हाँ, यानी कहने का मतलब जो है गुफा शैल चित्र के लिए जो भीमबेटका फेमस है। भीमबेटका को गुफा को कब शामिल किया गया था? 2003 में यूनेस्को में यानी विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं भीमबेटका का गुफा है कहाँ? मध्य प्रदेश के जो है रायसेन में पड़ता है, अब्दुल्लागंज में पड़ता है, अब्दुल्लागंज रायसेन में। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, ये बता दिए। भीमबेटका को जो है किसने खोजा था? भीमबेटका की गुफा को जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो किसके द्वारा? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा जो है भीमबेटका की गुफा को जो है खोजा गया था। हमें लगता है कि अभी तक में जितना देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न ऐसा दिख रहा होगा जो पहली बार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राख का टीला। ठीक है, किसने नवपाषाणिक स्थल यानी किस नवपाषाणिक कालीन स्थल से संबंधित था राख का टीला? ये जगह पड़ता है संगनकल्लू। कहाँ पड़ता है? संगनकल्लू पड़ता है। और संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बिल्कुल सही है, संगनकल्लू कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं किस स्थान पर जो है मानव के साथ जो है कुत्ते को जो है दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम। और ये बुर्जहोम कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है, जो कि मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है, ठीक है, बुर्जहोम। और वैसे कहीं ये भी देता है कि लोथल भी देता है, तो वो अलग है। अभी देखते हैं किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम, जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं गर्तावास, जिसे गड्ढों वाला घर के रूप में जानते हैं। किसी गड्ढे वाले घर यानी गर्तावास। और गर्तावास का साक्ष्य जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न जो है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी विंध्य क्षेत्र के जो है किस शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? वो है लेखैया पड़ता है। और लेखैया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेखैया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, लेखैया उत्तर प्रदेश। ये सीधा पूछा जाता है कि सर्वाधिक मानव कंकाल किस जगह से मिला है? तो विंध्य क्षेत्र के लेखैया, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कहाँ स्थित है? भोपाल। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में जानते हैं इसको। ठीक है, और आगे बात करते हैं मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का पहला बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ही है, जो कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहने का मतलब मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला जो है संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। अब आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता जो है किस नदी के मध्य स्थित है? दजला और फरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मिस्र की सभ्यता किस नदी के मध्य स्थित है? तो नील नदी के मध्य स्थित है। नील नदी हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के? नील नदी। मेसोपोटामिया या इराक की सभ्यता का विकास किस हो जाएगा? दजला और फरात हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के? सिंधु नदी हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात
यदि करते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता का विकास हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम सभी को पता है हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। हड़प्पा शहर की बात करते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंधु। और आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। मोहनजोदड़ो अलग होता है, हड़प्पा सभ्यता अलग होता है, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। और क्यों जानते हैं इस बात को भी समझ चुके होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो था किस नदी के मध्य स्थित यानी जो है, हाँ, तो सिंधु नदी के बगल में विकास हुआ था, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा, हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और आगे बात करते हैं 1921 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि यदि हम बात करते हैं 1922 में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कई बार बता चुके हैं वैसे, ठीक है, जो लोग रेगुलर होंगे उनको जरूर पता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यदि चर्चा करें, हद यानी याद रखिएगा, जो हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो दयाराम साहनी। याद कैसे रहेगा, तो एक सॉन्ग बोलते हैं प्यारा सा, हद कर दी आपने। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हंसी आएगा, हद से हौ से हड़प्पा, दौ से दयाराम साहनी। दोनों में कंफ्यूजन होता है, कभी मोहनजोदड़ो लगे, कभी राखाल दास बनर्जी मन में आता है, तो कभी दयाराम साहनी आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, हौ से हड़प्पा, दौ से दयाराम साहनी। हद कर दी आपने यानी हद में कंप्लीट हो गया हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921 में। आगे अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो में भी एक सॉन्ग से ही हम याद रख सकते हैं, मोरा पिया घर आया वाला सॉन्ग सभी लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। और मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखाल दास बनर्जी। ठीक है, मोरा से हम इसमें खत्म हो गया, मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखाल दास बनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें से बात करते हैं साहित्यिक स्रोत भी है, साहित्यिक साक्ष्य है, जिसमें धार्मिक और लौकिक साहित्य होते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण से भी हम जानते हैं, सभी के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के रूप भी जानते हैं कि बहुत सारे मुद्राएं, अभिलेख, ये सभी से भी हमें प्राप्त होता है कि क्या क्या कहाँ था नहीं था। तो ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज के लिए, इस टॉपिक को इतना ही पे ड्रॉप करें, इसको इतना ही पे ड्रॉप करते हैं और कुछ मिसलेनियस करते हैं। हमें लगता है कितना देर हुआ है, देखिए टाइम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बात करेंगे प्रीवियस ईयर का कुल मिला के कितना देर हुआ है, देखिए तो रिकॉर्ड, इसको कोशिश करेंगे 40 मिनट के अप्रॉक्स में रखने का। हो गया है क्या, 32 हुआ है, 8 मिनट और खींच देते हैं कि छोड़ दें, ठीक है, टॉपिक हो गया। हाँ, तो कल अगले क्लास में चर्चा करेंगे हम भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, एक बार इसको रिमाइंड 8 मिनट में जो है ना, इस चीज को रिमाइंड कर लेते हैं। अभी का अभी रिमाइंड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा जो है कवर हो पाएगा। इस चीज को थोड़ा सा बीच बीच में जो मेन पॉइंट है उस चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बस उसी पॉइंट को पूछेंगे जो चीज नया था, जहां पे कंफ्यूजन होती है। जैसे हम बताए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को बताना है भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और इसके साथ साथ बताए थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है प्रथम भारतीय महानिदेशक के रूप में किसको जानते हैं, नहीं दयाराम साहनी को जानते हैं। आपको हम क्या बोले, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है प्रथम भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी। और कनिंघम के बारे में आपको क्या बताया कि पुरातत्व का जनक के रूप में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस, और इस पुस्तक में किस युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है, तो पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में जो है जानकारी मिलता है। अब आगे बताना है आपको कि भारत सरकार के एक विभाग के रूप में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण को कब गठित किया गया था, तो 1871 में। कब किया गया था, 1871 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। पाषाण काल में आपको बताया था कि पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हो गया था, 1863 में। 1863 में प्रारंभ हो गया था। और पाषाण कालीन जो है पाषाण काल के तीनों चरणों का अवशेष किस जगह से प्राप्त होते हैं, ये सब लूसेंट में कुछ नहीं है, इसका जो है 50% नहीं है इसमें, नहीं हम बता रहे हैं, आप उलट रहे हैं, इसका जितना बात लिखा हुआ है ना, इसका 50% नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारा बात ऐसा है जो मतलब कहने का मतलब इंपोर्टेंट है, जो आपको देखने को विभिन्न जो बुक से है जो है लिया गया है, जिसमें आपको बताया पाषाण काल के तीनों चरणों का अवशेष कहाँ से, बेलन घाटी से। देख रहे हैं हम क्वेश्चन, आपके मन में कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, कहीं से नहीं वाला जो है कि पाषाण यानी किस स्थल, यानी किसी स्थल से जो है पाषाण काल में जो है, ठीक है, मानव
कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है नहीं हुआ, तो पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल में नहीं हुआ था। ठीक है, अभी आपसे हम पूछे पाषाण काल के तीनों चरणों का अवशेष बेलन घाटी इलाहाबाद। आगे बात करते हैं, भारत में जो है पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कब? तो 1863 में। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है प्राग इतिहास, भारतीय प्राग इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यानी भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, पूरा पाषाण काल में क्या मानव को जो है कृषि पशुपालन का ज्ञान था या नहीं? तो नहीं था, नहीं था, नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं, पूरा पाषाण काल के उदय का जो है मुख्य, यानी काल का जो है मुख्य विशेषता क्या था? तो चमकदार पत्थर के साथ साथ जो है बुद्धिजीवी यानी मानव जो है, यानी होमो सेपियंस मानव का उदय था। आगे बताना है आपको, 3 मानव कंकाल का साक्ष्य एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। और 4 मानव काल कंकाल जो है तो सराय नहर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आदमगढ़ होशंगाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आदमगढ़ होशंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, आदम होशंगाबाद उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र। नहीं, गलत है, होशंगाबाद। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश होना चाहिए। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, किस युग, यदि मतलब नव पाषाण काल का जो है प्राचीनतम वस्तु कौन सा है? बस्ती। ठीक है, नव पाषाण काल का प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ और हाँ, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। इसके साथ साथ इसके बारे में क्या बताए थे कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से ही होते हैं प्राप्त। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बताए थे कि वह कौन सा स्थल है जहाँ पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का जो है काल का जो है अवशेष प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ ही हो जाएगा। ठीक है, अगर बताना भीमबेटका का गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगर बताना भीमबेटका को किसने खोदा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। अभी बताए थे जस्ट, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगर बताना ताम्र पाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? कैल्कोलिथिक या फिर नहीं माइक्रोलिथ नहीं, कैल्कोलिथिक काल, और या फिर जो है इसे कैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी कहते हैं, वही है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और चित्रित मेरुदंडों का सर्वप्रथम उदय जो है किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। और मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? हथनौरा मध्य प्रदेश। और सबसे पहले जो है सबसे पुराना हाथी का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से मिलता है? ये भी हथनौरा मध्य प्रदेश से ही मिलता है। ठीक है, आगे बताना है, गर्तावास गड्ढों वाला घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम से मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। और मानव सभ्यता की विकास की कहानी को दर्शाने वाला संग्रहालय कौन सा है? यही है, इन्हीं भोपाल में जो स्थित है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है जो भोपाल में। ठीक है, इसके साथ साथ बताया कि मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता जो है किस नदी के मध्य? रजला फरात। इसके साथ बताया मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे? नील नदी। और इसके साथ बताया हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता की बात करें सिंधु नदी। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही पे ड्रॉप करते हैं। आगे एक और वीडियो आप सभी को मिलेगी, एक दिन में कोशिश करेंगे 2, और देख लेते हैं उसमें क्या आगे करें कि छोड़ दें, जैसा कहिए। 6 बजा आज छोड़ दे। ठीक है, चलिए 4